स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे खबर की। देहरादून से खबर सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक जारी। सचिवालय में हो रही कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी कर रहे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो धामी कैबिनेट की बैठक जो है जारी है और कैबिनेट जो सचिवालय में जो है ये कैबिनेट की बैठक की जा रही है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट का बैठक जो है वो जारी है और लगातार ये सचिवालय में बैठक जो है की जा रही है, जिसमें धामी कैबिनेट की बैठक में कई सारे प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हो रहा है, जो कि सचिवालय में जो है लगातार जारी है। देहरादून से खबर आपके साथ साझा करें। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर जो है चर्चा होने की भी खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया है। अब है धामी कैबिनेट की बैठक जारी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। सचिवालय में सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई और जो सूत्र बता रहे हैं यही है कि कैबिनेट बैठक में आज की जो कैबिनेट बैठक चल रही है इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बिंदुओं पर इस समय कैबिनेट की तरफ से मंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो आबकारी जो नीति थी उस आबकारी नीति में कुछ बदलाव यहाँ पर करने का प्रावधान इस समय यहाँ पर किया गया है। उस पर नई जो सात की नीति है उसको लेकर यहाँ पर कैबिनेट में आज उस नई नीति पर यहाँ पर मुहर लग सकती है और आपकी जो नई नीति आज यहाँ पर आ सकती है और उसमें ये कहा जा सकता है कि नए राजस्व के जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, ताकि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है और मजबूत यहाँ पर हो सके। इसके अलावा कई विभागों की सेवा नियमावली यहाँ पर मंजूर हो सकती है। उत्तराखंड राज्य में पहली योग नीति यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अभी तक देश के किसी भी राज्य में कोई भी योग नीति स्पष्ट रूप से बनी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर योग नीति को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। इस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन है, पर्यटन है और ये कहा जा सकता है कि ऋषिकेश जैसे जो तीर्थ नगरियां हैं जहाँ पर योग नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उसका व्यापक प्रचार प्रचार हो सके। उत्तराखंड राज्य में तीर्थाटन या पर्यटकों का आने के लिए एक और आयाम यहाँ स्थापित हो सके, उनका आने का जगह एक और बन सके और उसके लिए योग नीति का आना बहुत जरूरी था। और उसके लिए पिछले दिनों जो मंथन हुआ था उस मंथन के जरिए प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखने का काम आयुष विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो कई विभागों में जो रिक्त पद बचे हुए हैं उन रिक्त पदों पर किस प्रकार से पदोन्नति की जा सकती है, किस प्रकार से सीधी भर्ती की जा सकती है, उसको लेकर भी आज यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। तो काफी अहम निर्णय आज के कैबिनेट बैठक में यहाँ पर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अभी ये बैठक चल रही है। अब कुछ देर बाद जैसे ही ये बैठक समाप्त होगी तो पूरी रूप से जो जानकारियां हैं कैबिनेट बैठक की वो सामने आ पाएंगे। जी अब है क्या यूसीसी की जो रिपोर्ट है समिति की, उसका कार्यकाल भी 26 जनवरी को खत्म हो सकता है, क्या इस दौरान इस पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही कहा था कि 22 जनवरी के बाद जल्द ही सरकार यूसीसी को लेकर बातचीत करेगी, तो उसमें कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ समिति का गठन यहाँ पर किया गया था उनकी तरफ से जो ड्राफ्ट का काम यहाँ पर किया गया है उस ड्राफ्ट में कितनी तरक्की आगे हो पाई है उस ड्राफ्ट को लेकर विशेषज्ञ समिति है वो कब सरकार को यहाँ पर सौंपेगी, इन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। क्योंकि जो समिति का जो कार्यकाल है वो 26 जनवरी को यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि कार्यकाल खत्म होते ही जो समिति का जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को सरकार यहाँ पर अध्ययन के लिए करे और उसको लागू करने का काम यहाँ पर किया जाए। क्योंकि उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून को लेकर इतनी तीव्रता के साथ यहाँ पर काम किया गया और उसे लागू करने के लिए सरकार यहाँ पर गंभीरता से काम करती हुई नजर आ रही है। ये समझा जा सकता है कि जैसे ही यूसीसी का ड्राफ्ट यहाँ पर मिलेगा उस ड्राफ्ट का विधिक यानी उसका कानूनी जो परीक्षण करने के बाद सरकार उसको लागू करने का काम यहाँ पर करेगी, सदन के पटल पर उसको लाया जाएगा। लेकिन अभी सरकार ये सब चीजों पर यहाँ पर ध्यान दे रही है कि विशेषज्ञ समिति का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट बनकर अगर तैयार हो चुका है तो जल्द ही उसके मिलने की संभावना सरकार की तरफ से भी जताई जा रही है। जी अब है चुनाव भी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या इस दौरान जो है मंत्रियों के साथ धामी इन सब चीजों को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो बजट यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक यहाँ पर चल रही है, कैबिनेट बैठक में
आगामी बजट या विधानसभा सत्र को लेकर भी यहाँ पर मंथन हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए जरूरी है कि राज्य में जो जैसे से जुड़े हुए जो काम है वो सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर किए जा सके। विकास की जो योजनाएं, उन जिन योजनाओं पर अभी तक रफ्तार धीमी रही है विकास कामों की, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय आंदोलनकारियों का जो आरक्षण का जो विषय है, उस विषय पर किस प्रकार से सदन के पटल पर लाने का काम वहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उसे लागू यहाँ पर किया जा सकता है, यूसीसी जैसे चुनावी जो वायदे सरकार ने पूर्व में किए थे उसे कैसे यहाँ पर लागू किए जा सकते हैं, उन सब विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होगी, क्योंकि सरकार इस बैठक के माध्यम से कर्मचारियों और जनता को खुश करने का काम जरूर यहाँ पर कर सकती है। जी अभय, बैठक कितने बजे से शुरू हुई है और कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जिन पर मुख्यतः जो है इस दौरान धामी कैबिनेट के दौरान जो है मुहर लगाई जा सकती है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब की कैबिनेट बैठक यहाँ पर शुरू हुई। सचिवालय में जो विश्वकर्मा जो भवन है उससे भूपेंद्र सिंह गढ़वाली जो सभागार है वहाँ पर ये बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सूत्र बता रहे हैं ये कि प्रदेश की नई जो शराब नीति है उस नीति को लेकर आज कैबिनेट बैठक में आज यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश उत्तराखंड राज्य में योग नीति को लेकर आज यहाँ कैबिनेट अपनी मंजूरी यहाँ पर दे सकता है। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर योग को लेकर नीति बनाने का काम यहाँ पर होगा, उसकी स्पष्ट नीति सामने होगी। इसके अलावा जो दूसरी जो विषय है उसमें यह है कि आरक्षण विधेयक है, राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% क्षतिज आरक्षण का जो विधेयक था और यूसीसी को लेकर सरकार की क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, उन सब विषयों पर इस समय कैबिनेट चर्चा करते हुए नजर आ रही है। जी अभय, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। मुंबई कॉन्थिंग का आयोजन किया जाएगा, सीएम धामी करेंगे। कॉन्थिंग का शुभारंभ मुंबई में सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने किया आयोजन। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति के दिखेंगे रंग। राजनीतिक, सामाजिक, सिनेमा जगत की हस्तियां भी इसमें शामिल होंगी। तो सीएम धामी कॉन्थिंग का शुभारंभ करेंगे। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभय, मुंबई कॉन्थिंग का आयोजन किया जा रहा है, कब है इसका आयोजन और क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इस दौरान? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मुंबई का दौरा है, जहां पर मुंबई के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में उत्तराखंड जो कौथिक होता है मुंबई में लंबे समय से आयोजित होता रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति का वाहक इसे समझा जाता है। तो ऐसे में उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वहां पर करेंगे। 2 दिन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद मुंबई के लिए यहाँ पर रवाना होंगे और आज देर शाम को ये कह सकते हैं कि आज देर शाम को मुंबई में जो उत्तराखंड कौथिक है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। देवभूमि जो स्पोर्ट्स संस्था है उसकी तरफ से इस मुंबई कौथिक का उत्तराखंड में मुंबई कौथिक का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड के विभिन्न जो सांस्कृतिक जो कलाकार हैं, उत्तराखंड की जो संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं, चाहे उत्तराखंड के राजनेता हो, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है और रोजाना एक कार्यक्रम ये कह सकते हैं कि अगले 15 दिन तक के कार्यक्रम वहां पर होंगे, जिसमें उत्तराखंड कौथिक में उत्तराखंड के जो पारंपरिक चाहे पोशाकें हों, चाहे व्यंजन हो या उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों वहां पर होगा और इस दौरान ये कह सकता है कि वहां पर विभिन्न सिंह जगत के लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जी अभय, देवभूमि में जो है इस कार्यक्रम का क्या असर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से आयोजन किया जा रहा है तो इसका प्रदेश पर कैसा असर देखा जा सकता है, क्या भूमिका होगी? बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से अभी तक के जो स्थिति रही है उत्तराखंड राज्य में, उसमें इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला है। मुंबई में जब भी उत्तराखंड कौथिक का आयोजन होता है तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर उसके आयोजन को लेकर लगातार जो तैयारियां होती है उस तैयारियां यहाँ पर होती रहती है और ये कहा जा सकता है कि जैसे मुंबई कौथिक के आयोजन के बाद में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको विश्व के पटल पर एक और नई पहचान मिलने की संभावना है। इस बार तो ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड का प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहा है, उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है या उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को विश्व जगत पर नई पहचान मिल रही है, तो उत्तराखंड का जो नाम है वो नए रूप में भी और यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के साथ साथ और कौन कौन से नेता इस दौरान देखे जा सकते हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल आज ये कह सकता है कि शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों होगा और ऐसे में वहाँ के जो स्थानीय जो लोग होंगे यानी उत्तराखंड के जो प्रवासी जो लोग हैं जो मुंबई में इस समय रहते हैं वो वहाँ पर भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद
रोजाना अलग अलग लोगों को बुलाने का काम सत्ताई तब से वहां पर किया जाएगा। इस दौरान ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग गायक हैं, चाहे आप कन्हैया नेगी हो या दूसरे जो प्रसिद्ध जो गायक है, जिन्हें इस समय जनता सुनना चाहती है, जिनके गाने इस समय लोगों की जुबान पर है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को इन गानों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी वहां पर सम्मानित करने का काम वहां पर किया जाएगा। जी, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा सत्र और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के संबंध में समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का अधिक से अधिक समाधान हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 60% शिकायतों का समाधान हो रहा है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मार्च 2024 तक हम 80% शिकायतों का समाधान कर सके। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम दर्पण डैशबोर्ड 2.0 का भी शुभारंभ किया। और उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। सीजन की सबसे सर्द सुबह पर ठिठुरे लोग। सर्द हवाओं और कोहरे से बढ़ी ठंड। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट किया गया जारी। 26 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। तो उत्तराखंड में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 जनवरी को बारिश की संभावना भी विभाग की ओर से जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सर्द हवाओं और कोहरे से ठंड जो है वो बढ़ गई है। सुबह सुबह जो लोग हैं वो ठिठुरे हुए नजर आ रहे हैं। सीजन की सबसे सर्द सुबह जो है इन दिनों देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में भी जो है लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और बढ़ती ठंड से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे का येलो अलर्ट है। तो वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर ले तो वहां भी लगातार शीतलहर देखने को मिल रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड जो है ठंड प्रदेश हो रहा है। इसके चलते बर्फबारी भी कई जगहों पर देखी जा रही है। अगर बात करें 26 जनवरी की तो इन दिनों जो है सर्द काफ़ी ज़्यादा हो गई है और इसको लेकर जो है विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 26 जनवरी को बारिश के साथ बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है और भारत सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून जो कोड बन गई है भारत सरकार की उससे कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले। तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। काफ़ी कोड बनी है, बहुत सैकड़ों प्रोविज़न है इसमें। अगर आपको डिटेल चाहिए तो सेपरेट उपलब्ध करा देंगे। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाई कोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती हैं और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा माइनिंग हुई है और हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज़ नहीं करेंगे। और पीछे जो हाई कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज़ करेगी, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज़्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है वो ना हो।
हाँ जी। अगला मद भी खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 पदों अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है उसके पास पीएस नहीं था, तो 6 + 1 जो 7 है। अगला मद सिंचाई विभाग का था, ये भी विचलन से हो चुका था क्योंकि थोड़ी समय सीमा थी। इसमें बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत हरिद्वार और देहरादून जनपद में कुछ फ्लड प्लेन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उस समय क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है कि 18 महीने में करना होता है, तो पूरे हो रहे थे, तो विचलन से किया गया। आज उसको कैबिनेट से भी अनुमोदन कराया गया। अगला मद है जो पुरानी जेल परिषद देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए जो जगह दी गई है 5 बीघा, तो उसको भी जब भी विचलन से हो चुका था, आज कैबिनेट से स्वीकृति ली गई। उसको 30 सालों के लिए लीज पर दिया गया है बार एसोसिएशन को, ₹1 प्रति वर्ष की दर से। ये है 0.74 हेक्टेयर, 0.74 हेक्टेयर नहीं, ये टोटल है, इसमें से 5 बीघा बार एसोसिएशन को दी। अगला मत लोक निर्माण विभाग का है। भारत सरकार में जो मॉर्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका रीजनल ऑफिस यहाँ है और उनकी काफ़ी देर से मांग आ रही थी। वो किराए की बिल्डिंग में रहते हैं कि प्रदेश सरकार कोई भूमि दे दे तो वो अपना परमानेंट ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। तो आज 0.026 हेक्टेयर जो 6 नंबर पुलिया के पास रिंग रोड के ऊपर एक जगह थी, वो भारत सरकार को निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया ऑफिस बनाने के लिए। अगला मद पशु चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली 2024 के बारे है। इसमें कुछ डेजिग्नेशन चेंज किए गए हैं, जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पहले कहते थे, अब उसका नाम रखेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी। और जो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 था, उसमें 3 नाम आएंगे अभी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, उपनिदेशक और डिप्टी रजिस्ट्रार। ये तीनों अब उसी स्केल में आएंगे। ये पहले पद नहीं थे, इनको स्वीकृति दी गई। अगला मद मत्स्य का है। इसमें जो ऑक्शन होती थी ये जलाशयों की मत्स्य पालन के लिए, वो पिछली नियमावली में 5 साल थी। उसमें कुछ कोर्ट केस भी हुए, कुछ पुराने 10 साल के लिए भी दिए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला गया। और आज उसको ठीक करने के लिए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि ये जो ऑक्शन होगी 10 साल के लिए होगी और पुराने जो रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्प्लीमेंट होगा, ताकि जो पुराने 10 साल के लिए ऑक्शन किए जा चुके हैं वो भी चलते रहें। यूपी और हिमाचल में भी ये 10 साल की ही सीमा है। अगला मद जो खेल विभाग का है। आप अवगत ही हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण की कई बार घोषणा हो चुकी खिलाड़ियों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आएँ और अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसका विधेयक लाया जाएगा क्योंकि आरक्षण का मामला है। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी कि अगले विधानसभा स्तर में इसका विधेयक लाया जाए। अगला मद पर्यटन विभाग का है। साहसिक पर्यटन में कुछ जो आहर्ताएँ हैं भर्ती के लिए, वो कुछ काफ़ी सख्त थी, जिसके कारण बहुत कम कैंडिडेट एलिजिबल हो पाते थे और भर्ती नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास किए गए और इस बार कुछ आहर्ताओं में उसमें शिथिलीकरण किया गया ताकि कैंडिडेट मिल सकें और इसकी भर्ती हो सके। डिटेल इसमें देखिए। इसमें विषय विशेषज्ञ एक पद होता था, उस पर नियत वेतन पे जो रखे जाते थे। इसमें अर्हताएँ बहुत कठोर थीं। जैसे पर्वतारोहण के लिए इन्होंने 8000 मीटर रखा था, अब उसको घटा के 6000 कर रहे हैं। और
इसी तरह से इनका जो डिग्री कोर्सेज थे और भी बहुत डिटेल आपको दे देते हैं। अगला मत भी पर्यटन विभाग का है। ये उत्तरकाशी में यादोंग गांव है जो कि वाइब्रेंट विलेजेस भी है, और 62 में यादुंग तो वहाँ 62 की लड़ाई में आर्मी आ गई और लोग वहाँ से हट गए थे, और बाद में काफ़ी देर आर्मी वहाँ ऑक्युपाई रही। अभी भी आर्मी भी है, आईटीबीपी भी है, और ज़मीन अभी लोगों के नाम ही है। तो अब क्योंकि वाइब्रेंट विलेज स्कीम आ गई है, वो वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है, इसको बसाना है। तो आज एक स्पेशल योजना इसकी स्वीकृत की गई, जिसमें प्राइवेट लोगों के जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और सरकार जो अपनी होम स्टे की नॉर्मल स्कीम है उससे ज़्यादा पैसा जहाँ खर्चेगी, और 10 साल तक वो उनको होम स्टे चलाना होगा, और पूरे भवनों का निर्माण है पुनर्निर्माण वहाँ किया जाएगा। पारंपरिक पहाड़ी शैली में ये निर्माण होगा, और पर्यटन विभाग उनकी मार्केटिंग में, ताकि लोग इसका प्रचार प्रसार हो सके और लोग टूरिस्ट वहाँ पहुँचें, पर्यटन विभाग इसमें सहायता करेगा। इसमें कितना है सर? जैसे सामान्य में तो 60,000 रुपये पर रूम है, इसमें अगर सारा पूरा देना पड़े वो भी सरकार दे जी। अगला मत ऊर्जा विभाग का है। ये लखवाड़ व्यासी जो डैम वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें ये था कि जो लोकल लोग काम करते हैं वो छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं सहकारी समिति के माध्यम से। अल्प तकनीकी लघु कार्य परियोजनाएं वगैरह और सिंगल टेंडर से भी कर सकते हैं। पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, ये काफ़ी पुरानी सीमा तय की गई थी। तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसकी सीमा 10 लाख तक बढ़ा दी जाए। 10 लाख तक के छोटे जो कार्य हैं ये लोकल सोसाइटी जिसका कि ईपीएफ खाता वगैरह हो वो करवा पाएगी। अगला मत जे SOS चिल्ड्रन विलेज भीमताल में एक संस्था है, ये बाल देख रेख में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत लोगों ने इसकी सराहना की। इसको देखते हुए एक ये निर्णय लिया गया कि एक गढ़वाल में भी इनको 5 वर्ष के लिए इनको कहा जाए ये कार्य करें, और इसलिए 5 साल में इनको करीब 1,24,00,000 रुपया अंशदान सरकार देगी, और 6ठे साल से ये संस्था इंडिपेंडेंटली अपने स्रोतों से कार्य करेगी। इसमें बनाएगी क्या? गांव ऐसा जगह भी आइडेंटिफाई हुई है? ये जगह अभी तक आइडेंटिफाई नहीं, गढ़वाल में करेगी जितना तय। अगला मद आपदा का है। इसमें कोविड जब आया था तो बहुत से काम किए गए, जिसमें RT-PCR टेस्ट भी किया गया, कुंभ के भी काम किए गए, होटल बुक किए गए। आप सभी जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैंप लगे गए, लोगों को आइसोलेट किया गया, और काफ़ी बिल अभी पेंडिंग थे। बहुत पेमेंट हो भी गई, और इसमें जो आपदा का पैसा आता है उसमें भारत सरकार ने 2 वर्ष के लिए ये अनुमति दी कि 50% जो भारत सरकार से आपदा का पैसा आता है वो कोविड और कोविड रिलेटेड एक्टिविटी पे आप खर्च कर सकते हैं, चाहे उसमें RT-PCR टेस्ट हो, चाहे इवन होटल बुक किए हों किसी लिए, कोई आइसोलेशन के लिए, और किसी तरह का भी खर्चा कोविड में हुआ है तो 50% तक वो खर्चा कर सकते हैं। ये खर्चा किया गया, लेकिन 50% से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50% की सीमा से ज़्यादा हो गया। तो आज कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी कि ये जो ज़्यादा हो गया है, और जो बिल पेंडिंग है, क्योंकि RT-PCR की कई लोगों की मांग आ रही थी कि उन्होंने टेस्ट करवाए कंपनियों ने। देहरादून से अभी आप मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू को सुन रहे थे, जिन्होंने धामी कैबिनेट की प्रस्तावों की ब्रीफिंग की है। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।